उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हमारे मुल्क के अंदर जो सेटअप है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है डॉक्टर्स का, वो बेहतरीन है। बल्कि ये कहा जाए कि दुनिया के अंदर ऐसा सेटअप कहीं भी नहीं पाया। इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ख़ासतौर पर वेंटिलेटर्स तो बिल्कुल मौजूद नहीं होता। क्या फ़ायदा ऐसी ब्लॉक्स का, ऐसी बिल्डिंग्स का कि आपके पास जो वेंटिलेटर है वो तो मौजूद नहीं, लेकिन आप अरबों करोड़ों रुपए की जो है बिल्डिंग्स बनाते जा रहे हैं। ये कौन क्योंकि कम्युनिटी का हिस्सा है, तो इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो तो फाइनेंशियल क्राइसिस है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है और जिस तरह से चीज़ें अप्रोच से बाहर हो रही हैं, डॉक्टर्स की तनख्वाहें उस लिहाज से मैं अपने जूनियर को ये मशवरा दूंगा, एक तो अपने सीनियर्स का एहतराम करना चाहिए, और किसी के कहने में आके कोई पर्ची आपको पकड़ा देता है कि ये रीड कर दें, आपकी रेटिंग बढ़ जाएगी, इस तरह अच्छा नहीं होता। हम भी इस दौर से गुजरे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जहांगीर हयात, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मसूद अख्तर शेख साहब। आप पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जो है उसके साबिक जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। उसके अलावा आप जनरल कैडर डॉक्टर्स एसोसिएशन जो है पंजाब की, उसके सदर भी हैं, और वसी तजर्बा है आपका डॉक्टर्स की फील्ड में। नाज़रीन, आज हम इनसे बात करेंगे डॉक्टर्स और मरीज़ों के जो मसाइल हैं उनके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत मेहरबानी। मेरा ख्याल है आप इंट्रोडक्शन में वो भूल गए कि 2 अस्पतालों के MS भी रहे, दो हॉस्पिटल्स के हम MS भी रहे हैं और आपका वसी तजर्बा है माशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब बताइए कि क्या मसाइल आजकल दरपेश हैं, ख़ास तौर पे पहले तो हम डॉक्टर्स की बात कर लेते हैं। देखिए, डॉक्टर्स क्योंकि कम्युनिटी का हिस्सा हैं, तो इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो तो फाइनेंशियल क्राइसिस है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है और जिस तरह से चीज़ें अप्रोच से बाहर हो रही हैं, डॉक्टर्स की तनख्वाहें उस लिहाज से मैच नहीं कर रही हैं। और ज़ाहिर बात है पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, आने जाने की कम्युनिकेशन महंगी हो गई है, बच्चों की तालीम उसी हिसाब से महंगी हो गई है। तो सबसे बड़ा इशू तो इस वक्त ये है कि जो सरकार के डॉक्टर्स हैं जिनको एक लगी बंदी सैलरी मिल रही है और शाम को वो बेचारे अपनी मेहनत मजदूरी से कोई क्लिनिक वगैरह कर लेते हैं, अपना फैमिली का टाइम उधर लगाते हैं, लेकिन फिर भी जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उससे निपटना इस वक्त काफ़ी मुश्किल हुआ है। जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनके हवाले से जो मसाइल हमें दरपेश होते हैं उसके हवाले से आपने बात के लिए आज मुंतखब किया। एक तो मैं आपको ये बताऊं कि जो जनरल कैडर डॉक्टर्स है वो इस वक्त पाकिस्तान का और पंजाब का सबसे बड़ा कैडर है। हमारे बेसिकली 3 कैडर देखने में आते हैं। एक टीचिंग कैडर होता है जिसके अंदर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रिंसिपल चले जाते हैं। दूसरा एक स्पेशलिस्ट कैडर है जिसमें आपके कंसल्टेंट्स आते हैं, और तीसरा जिसके अंदर सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्टर्स आ जाते हैं, मेडिकल ऑफिसर, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, ग्रेड 19, 20 और बाज़ डॉक्टर 21 में भी चले जाते हैं। तो ये कैडर पंजाब का सबसे बड़ा कैडर है। इसमें कमोबेश जो सरकारी खाते में कोई 14,000 से लेकर 16,000 तक डॉक्टर्स इसके अंदर आते हैं। तो इनकी एसोसिएशन है जनरल कैडर डॉक्टर एसोसिएशन। हमारे जो बेसिक मकसद था इस एसोसिएशन का वो ये था कि कुछ मसाइल ऐसे हैं जो इस कैडर के स्पेसिफिक हैं। मसलन प्रमोशंस का इशू हो जाता है, पोस्टिंग का इशू हो जाता है, उसके बाद फिर ऐसे कलेक्टिव मसाइल होते हैं जिसमें एक दूसरे के साथ अवेयरनेस होना, रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बताना, वो बड़ा ज़रूरी होता है। और फिर अगर किसी डॉक्टर को कोई मसला पेश आ जाए तो उसको कानूनी हेल्प की ज़रूरत हो, उसको भी फराहम किया जाता है। और इस कैडर के अंदर जो एक ख़ास ग्रुप है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्टर्स का है, जो ग्रेड 19 के हैं या 20 के हैं, जो हॉस्पिटल्स के अंदर एडिशनल MS हैं या मेडिकल सुपरिटेंडेंट के तौर पर अंजाम देते हैं। उनके बहुत सारे मसाइल हैं क्योंकि हॉस्पिटल में जब आप काम करते हैं तो कई माफिया के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, और उसके अंदर ऐसे माफिया हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर को बहुत बुरी तरह से शिकंजे में जकड़ लेते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक दूसरे के साथ राब्ते में रहें, एक दूसरे के मसाइल को समझें और उसकी हेल्प करें, और जहाँ कहीं उनको कोई मशवरे की ज़रूरत है, जहाँ कहीं लीगल ओपिनियन की ज़रूरत है, जहाँ कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस शेयर करने की ज़रूरत है तो आप इसको करें। अब दूसरा आपने बात की थी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की, तो तकरीबन 4 साल में इसका जनरल सेक्रेटरी भी रहा पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का। और ये ज़ाहिर बात है अनडिस्प्यूटेड बॉडी है डॉक्टर्स की, और इसमें पाकिस्तान के ऑलमोस्ट तमाम तबका फ़िक्र के डॉक्टर्स होते हैं, और मकसद एक ही है कि आप डॉक्टर्स की वेलफेयर करें। एक और बात जो आप पूछ रहे थे कि जी आगे क्या है, ये मैं आपसे जिक्र करूँ, जो पाकिस्तान का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है
अच्छा, इससे पहले अगर आप मुझे ये बताएं कि जो आजकल जो डॉक्टर्स को जो मसाइल दरपेश हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, मसला तो सबसे बड़ा ये है कि जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है इस मुल्क के अंदर, वो तो नो डाउट दुनिया के किसी भी मुल्क से ज़्यादा बेहतर है, बल्कि ये कहा जाए कि बेहतरीन है। उसमें आप बुनियादी मरकज़ सेहत से शुरू होते हैं, रूरल हेल्थ सेंटर है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हमारे मुल्क के अंदर जो सेटअप है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है डॉक्टर्स का, वो बेहतरीन है। बल्कि ये कहा जाए कि दुनिया के अंदर ऐसा सेटअप कहीं भी नहीं पाया जाता। आप देही इलाकों के अंदर चले जाएं तो आपको लेडी हेल्थ वर्कर्स मिल जाएंगी, जो चंद घरों के ऊपर एक लेडी हेल्थ वर्कर वहाँ अपॉइंट की जाती है। उससे आगे चलें तो फिर यूनियन काउंसिल के लेवल के ऊपर आपको बुनियादी मरकज़ सेहत, जिसको BHU कहा जाता है, वो मिल जाता है। उसके बाद रूरल हेल्थ सेंटर है, फिर तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है। और जब आप बड़े शहरों के अंदर आ जाते हैं तो टीचिंग हॉस्पिटल्स बहुत बड़े, जो कि मेगा हॉस्पिटल हैं, और जिसकी मतलब पीक आप समझ लें, जो बहुत बड़े मेगा हॉस्पिटल हैं वो लाहौर में आपको मिल जाते हैं। मियो हॉस्पिटल है, जनरल हॉस्पिटल है, इस तरह से। तो इतने डॉक्टर्स हुकूमत ने फराहम किए हुए हैं, और आपके घर के पास, आपके यूनियन काउंसिल में, आपके देहात में, आपकी तहसील में, आपके डिस्ट्रिक्ट में इतने स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इसको यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे। हम क्या करते हैं, ज़रा सा कोई नज़ला ज़ुकाम खांसी होता है, गाड़ी पकड़ते हैं और शहर की तरफ भागते हैं, बड़े शहरों की तरफ चले जाते हैं। छोटे मोटे ऑपरेशन के लिए आप मेगा सिटीज़ की तरफ चले जाते हैं। आप अपने इलाके के जो डॉक्टर है, जो कंसल्टेंट है, उससे मशवरा लेने की बजाय आप लाहौर और जो बड़े शहर हैं, फैसलाबाद है, मुल्तान है, उधर रुख करते हैं। और उसका नतीजा ये हो गया कि जो आपके देही इलाके के डॉक्टर हैं वो उस तरह से अपने इलाके के लोगों को सर्व नहीं कर पा रहे हैं, और शहरों के ऊपर लोड बहुत बढ़ता जा रहा है, उनके हॉस्पिटल लोडेड हो रहा है, और ये सिस्टम एक दफ़ा ख़राब हो रहा है। तो अब इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट तरीका ये है कि जो रेफरल सिस्टम, जो कि आइडियली होना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कि एक बंदा अगर यूनियन काउंसिल में है तो जब तक उसको वहाँ का डॉक्टर रेफ़र ना करे तो वो रूरल एरिया में ना जाए, और अगर रूरल का रेफ़र ना करे तो तहसील में ना जाए, और इसी तरह से वो डिस्ट्रिक्ट में ना जाए। और टीचिंग हॉस्पिटल के ऊपर बर्डन करना तो बहुत बुरी बात है। अच्छा, ये जो डॉक्टर्स होते हैं ये आपके गवर्नमेंट के डॉक्टर्स होते हैं जो अपॉइंट किए हुए गवर्नमेंट ने, हर मतलब देहात में, उससे फिर तहसील पे, ये उन डॉक्टर्स की आप बात कर जी, ये बिल्कुल एक सिस्टम है कि आपके यूनियन काउंसिल की आबादी कितनी होती है, चंद हज़ार आबादी होती है, उसके ऊपर भी डॉक्टर है। रूरल हेल्थ सेंटर के ऊपर डेंटिस्ट भी है। कहाँ बैठते कहाँ? देखें, अब यही तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने आइडेंटिफाई करना। लाहौर जैसे शहर के अंदर तो आपको ये BHU नहीं नज़र आएंगे, RSC नहीं नज़र आएंगे, लेकिन लाहौर के जो आउटस्कर्ट पे आप देखते हैं, थोड़ा सा आगे निकलते हैं, शादरे के पास चले जाते हैं या प्राइवेट रोड पे चले जाते हैं, तो आपको बुनियादी मरकज़ सेहत नज़र आएंगे। अच्छा। देही मरकज़ सेहत नज़र आएंगे। लेकिन जब आप रूरल एरिया में चले जाते हैं, किसी देहात में चले जाते हैं, तो आपको हर यूनियन काउंसिल के लेवल के ऊपर एक मरकज़ सेहत नज़र आता है, बुनियादी मरकज़ सेहत, रूरल हेल्थ डिस्पेंसरी नज़र आती है, क्लिनिक नज़र आता है। यहाँ तक कि आपको शायद इल्म नहीं होगा कि हुकूमत ने जो स्कूल हेल्थ सर्विस भी शुरू की है। यानी एक डॉक्टर होता है जिसका काम यही है कि उस इलाके के जितने स्कूल हैं उनके बच्चों का वो एनुअल मुआयना करेगा, उनकी रिपोर्ट जनरेट करेगा, उनको अद्वियात फराहम करेगा, हेल्थ अवेयरनेस उनको देगा। लेकिन डॉक्टर साहब, ये तो अपना कहने की हद तक तो मुझे लगता है ठीक है, लेकिन हमें कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि जैसे आप कह रहे हैं कि स्कूल की हद तक भी जो है अपना उन बच्चों का मुआयना किया जाएगा, उनकी सेहत का ख्याल रखा जाए, ये अभी तक कभी प्रैक्टिस में नहीं देखा। देखें, मसला वही जो मैंने पहले बात की कि सिस्टम हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा मसला है। अब हमें इम्प्लीमेंटेशन में ये चाहिए कि जो बंदा जिस इलाके का है उसको डिस्ट्रिक्ट वाइज, तहसील वाइज उसको वहाँ पोस्टिंग दी जाए। जब वो बंदा अपने देहात से तजर्बा, देहात से एजुकेशन लेता है, तो उसका फ़र्ज़ बनता है कि वापस जाए और अपने देही इलाके को सर्व करे। जिस तहसील से वो आता है उसका फ़र्ज़ बनता है कि उस तहसील के ऊपर जाए, उस डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जाए और वहाँ जाके अपने इलाके को सर्व करें, जिसका उनके ऊपर हक भी बनता है और उसका फ़र्ज़ भी बनता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि जो देहात के डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स हैं वो लाहौर या बड़े शहरों में आ जाते हैं, तालीम हासिल करते हैं और वापस जाने को तैयार नहीं होते, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम के अंदर ख़राबी आती जा रही है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इम्प्लीमेंटेशन ना, देखिए, इम्प्लीमेंटेशन लेजिस्लेशन तो बनी हुई है और मेरा ख्याल है वर्स्ट लेजिस्लेशन भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन असल प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन का है।
मेरा ख्याल है हुकूमत को इस तरफ जोर देना चाहिए कि जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हो, रेफरल सिस्टम बहाल हो, बुनियादी मराकज़ सेहत, देही मराकज़ सेहत के अंदर डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी इंश्योर की जाए, स्कूल हेल्थ सर्विस को बेहतर किया जाए, तो फिर आप देखें कि शायद आपको किसी भी प्राइवेट जगह पर जाने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा, ये डॉक्टर साहब बताएँ कि ये जो डॉक्टर, यंग डॉक्टर जो होते हैं, बड़ी एजुकेशन हासिल करते हैं, बड़ी मतलब टफ़ किस्म की इनकी स्टडीज़ होती हैं, मतलब ये तो आम बात है कि डॉक्टरी की पढ़ाई आसान नहीं है, एक बहुत ही डिसीजन मतलब इसको कह दें कि मतलब एन अप हिल टास्क है ये। उसके बाद भी जो होते हैं हम अक्सर देखते हैं डॉक्टर जो होते हैं वो सड़कों पे बैठे होते हैं एहतजाज के लिए, और दूसरी तरफ वही डॉक्टर अगर वो अपना कंपटीशन में चले जाते हैं, CSS की तरफ निकल जाते हैं, तो वहाँ पे जाके ये वाले जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी निस्बत वो जो डॉक्टर जो सर्विसेज में आ जाते हैं वो ज़्यादा मतलब अर्न कर रहे होते हैं, ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं, ज़्यादा अपनी एजुकेशन की बेस के ऊपर जो होते हैं ना वो अपना आगे एडवांसमेंट उनकी हो रही होती है। तो ये क्यों नहीं ऐसा होता कि इन डॉक्टर्स को भी जो है यानी उसी तरह की सहूलियात। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बात बताऊं कि ये जो प्रोफेशन है इंसान का, चाहे आप सहाफ़त से ताल्लुक़ रखते हों या सियाहत से ताल्लुक़ रखते हों या तिब के साथ, जराहत के साथ, ये जो प्रोफेशन होता है उसकी आपकी लाइफ के ऊपर एक बड़ी छाप होती है। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जब तक किसी शख्स के दिल में खिदमत खल्क़ का जज्बा नहीं है और वो इंसानियत के लिए कुछ कर गुजरना का हौसला नहीं है, तो उसको इस प्रोफेशन में नहीं आना चाहिए। ये प्रोफेशन कमाई का ज़रिया नहीं है, ये खिदमत का ज़रिया है, ये अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने का ज़रिया है। तो जो भी बंदा शायद ये उम्मीद लेके आता है कि मैंने लाखों रुपए कमाना है, करोड़ों रुपए कमाना है, मैंने बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाना है, तो उनको कई दफ़ा जो है ना नाउमीदी का भी सामना करना पड़ता है और वहाँ से एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। हाँ, अगर आप कनात के साथ हैं, आप लोगों के खिदमत के जज्बे के साथ आए हैं, तो फिर जो मरीज़ों की दुआएं होती हैं ना जी, वो एक ऐसी चीज़ है जो कि अर्श और फर्श के दरमियान में, उनके दरमियान ये बातें ठीक है, लेकिन एक डॉक्टर की भी ज़रूरियात होती हैं, वो एक इंसान भी है, ठीक है। प्रोफेशन के साथ उसके एथिक्स होते हैं कि बहुत ज़्यादा खिदमत खल्क़ का जज्बा भी होना चाहिए, वो हम नहीं कहते, लेकिन उसके साथ साथ जो है कि डॉक्टर की वेल बीइंग भी ज़रूरी है। मतलब वो कहते हैं ना, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। असल में आप देखें, ये थोड़ा सा अगर हम देखेंगे ना तो असूली तौर पे इस मुल्क के अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं। आप कभी चले जाएं तो चीफ मिनिस्टर ऑफ ए प्रोविंस की तनख्वाह मेरे हिसाब में उस प्रोविंस की सबसे हाईएस्ट पेड होनी चाहिए, लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट बैंक में चले जाएं उसका वाइस प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर से ज़्यादा तनख्वाह ले रहा है। फिर आप किसी और प्रोफेशन में चले जाएं, हम नाम नहीं लेना चाहते, वहाँ के लोगों की एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह उससे भी ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह से आप देखते हैं कि मुख्तलिफ शोबाजात के अंदर जो इनकम है वो बहुत उसका प्रोपोर्शन आउट हुआ हुआ। असूल तो ये चाहिए कि आप एक जैसे प्रोफेशन के जो लोग हैं या मिलते जुलते प्रोफेशन के लोग हैं उनको आप एक ही लेवल पे रखें, उनको एक जैसी सहूलियात दें और उनका फ्यूचर सिक्योर करें। उसके बाद आप देखें बहुत सारे ऐसे फील्ड जिसमें लोग सिर्फ इसलिए से जाते हैं कि वहाँ पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ज़्यादा होती हैं, तो ये जो डॉक्टरों के अंदर एक डिसअपॉइंटमेंट आती है ये ख़त्म हो जाएगी जब उन्हें पता होगा कि मेरे साथ का जो दूसरा बंदा है किसी और प्रोफेशन में गया है, उसको भी वही सहूलियत मिल रही है जो हमें मिल रही हैं। तो ये थोड़ा सा हुकूमत को इसकी तरफ देखने की ज़रूरत है ताकि ये जो डॉक्टरों के अंदर एक रिजेंटमेंट आती है कि इतना पढ़ लिख के हमें वो बेनिफिट नहीं हो रहा है, उसको दूर करना चाहिए। इतनी रिजेंटमेंट आ जाती है कि ये जो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन है वो तो बहुत ही ज़्यादा मतलब जो होते हैं ना समझ ले के गुस्से में आ जाते हैं। पिछले दिनों आपके ख़िलाफ़ भी कोई डॉक्टर्स हैं, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के कोई मेरा ख्याल शायद सदर हैं, वो बोल रहे थे कि डॉक्टर मसूद अख्तर शेख ये है वो है, ये क्या कहानी है? देखिए, पहली तो बात यह है कि जो अब यंग डॉक्टर्स हैं, हम भी किसी ज़माने में यंग डॉक्टर थे, तो जो यंग ब्लड होता है ना उसमें बहुत जज्बा होता है और वो बहुत जल्दी डिट्रैक हो जाता है। लेकिन मेरा अपने जितने भी जूनियर्स हैं उनको ये मशवरा है कि सबसे पहली तो बात है कि सियासत के अंदर हो या किसी डॉक्टरों की सियासत हो या किसी उसमें हो, उसमें जो समझ लें कि एथिक्स को नहीं आपको छोड़ना चाहिए। दूसरी बात यह कि किसी के प्रोवोक करने के ऊपर किसी भी डॉक्टर के खिलाफ बयान दाग देना जिसकी हकीकत का आपको नहीं पता, वो ना सिर्फ गैर अखलाकी सा काम है बल्कि उसको मेरा नहीं ख्याल कि किसी के हवाले से कोई बात करते हैं। और ये इस्लामी भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब तक आपको किसी चीज़ की तस्दीक ना हो जाए
वो आँखों से आपको हर चीज़ नज़र ना आ जाए तो आपने उस चीज़ के बारे में कोई कमेंट नहीं पास करना, हेयर से के ऊपर नहीं हुआ जाता। तो इसलिए मैं तो सिर्फ अपने जूनियर को ये मशवरा दूंगा, एक तो अपने सीनियर्स का एहतराम करना चाहिए, और किसी के कहने में आके कोई पर्ची आपको पकड़ा देता है कि ये रीड कर दें, आपकी रेटिंग बढ़ जाएगी, इस तरह अच्छा नहीं होता। हम भी इस दौर से गुजरे हैं, और आज तक मेरा ख्याल है हम जब जिस ज़माने में स्टूडेंट थे तो हमारे से जो सीनियर होते थे हम तो उनके सामने खड़े भी नहीं होते थे, अपने उस्ताद के सामने, अपने 2 साल सीनियर 3 साल सीनियर के सामने हम तो कभी बैठते भी नहीं थे सीट के ऊपर कि जी अगर वो खड़ा है तो हम उसी वक्त बैठेंगे जब वो बैठेंगे। यहाँ मैं एक बात करूँ कि जो नर्सिंग कैडर है उसमें ये रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। अक्सर हम देखते हैं कि जो स्टाफ नर्स किसी नर्स से 6 महीने भी सीनियर होती है तो वो उसको बाजी के बगैर कभी बात नहीं करती, उसका एहतराम इतना ज़्यादा होता है कि हमें उससे भी कुछ सीखना चाहिए। कोई बात नहीं, ऐसी बातें होती रहती हैं। ये जो ठीक है, बाकी सब हमने बात की है कि ये जो डॉक्टर्स हैं इनकी वेल बीइंग जो है ना खिदमत करने के लिए उतनी ही मतलब अहमियत की हामिल है जितनी कि खिदमत खल्क का जज्बा अहमियत का हामिल है। लेकिन इसके साथ साथ जो होते हैं कुछ डॉक्टर्स जो हैं या तो फिर उनको छोड़ देना चाहिए कि हम नहीं प्रोफेशन नहीं कर सकते, हमारी ये जेन में हमें समझ नहीं आता, तो अगर वो अपनी जॉब्स में रहते हुए जो है अपनी जॉब से अपनी जो अपना फ़र्ज़ मनसबी से गफलत का जो है वो अपना उसका एक मुज़ाहरा करते हैं, तो ऐसे डॉक्टर्स के लिए आपका क्या मशवरा है? देखिए, सबसे पहली जो मैंने आपको बात की कि ये जो पेशा है तिब का, ये खुदाई पेशा है, खिदमत का पेशा है, और ये लोगों की दुआएं लेने का पेशा है। इसमें फाइनेंशियल, जब भी आपके अंदर फाइनेंस आपके दिल में आ जाएगा, जब भी आप इसको दौलत के हसूल के लिए इस्तेमाल करने की चाहेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारे आ जाएंगे। लेकिन अगर आप इसको अच्छा एक इसके ऊपर क्वेश्चन रेज किया है। इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि जब भी किसी शख्स की जो ख्वाहिशात होती हैं वो उसकी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, या जो ग्राउंड रियलिटीज़ है उससे बहुत आगे चले जाएं, तो फिर हमेशा कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। मेरा ख्याल ये है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि डॉक्टर्स एक खिदमत का प्रोफेशन है। अगर आप ये समझेंगे कि इस डॉक्टरी के साथ हमने जहाज़ खरीद लेना है, हमने बड़े बड़े बैंक बैलेंस बना रहे हैं और सब कुछ ये लेना है, तो फिर आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट आएगा, और फिर ना तो आप खिदमत खल्क कर सकेंगे, ना आप प्रॉपर तरीके से लोगों को इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम कर सकेंगे। इसलिए मेरा तो अपने जितने जूनियर्स उनको ये मशवरा है कि आपके दिल में, और ख़ुसूसी तौर पे जो पेरेंट्स हैं उनको ये सोचना चाहिए, अगर बच्चे के दिल में खिदमत का जज्बा है, कुछ करने का जज्बा है, फाइनेंशियल अल्लाह ताला आपको देगा पैसे, ये नहीं है कि नहीं होगा, और ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ लोग एवरेज बंदे की निस्बत ज़्यादा कमाते हैं, एवरेज बंदे की निस्बत ज़्यादा खुशहाल होते हैं, और इसके साथ साथ दुनिया के साथ साथ उन्हें आखिरत कमाने का भी मौका होता है। लेकिन अगर आप ये बिलियनर बनने की कोशिश करें तो वो शायद 1-2 डॉक्टर ऐसे हैं जो बने होंगे। सो इसलिए इस किस्म के ख्यालात वाले बच्चे को तो बिल्कुल इसमें नहीं भेजना चाहिए। नए जो डॉक्टर आने वाले जो डॉक्टर्स उनके लिए बताएं कि उनको प्रैक्टिकल लाइफ में एडमिनिस्ट्रेटिव साइड ज़्यादा अडॉप्ट करना बेहतर रहता है या फिर स्पेशलाइजेशन? देखिए, इस वक्त मेरे ख्याल में एक तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि हमारे कई दफ़ा मैंने ये देखा है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने का जुनून होता है। एक बंदा अफोर्ड कर सकता है 10 लाख 12 लाख फीस साल की, वो बना लेता है, लेकिन कुछ ऐसे मैंने देखे हैं जो अपने मकान बेच देते हैं, अपने एसेट्स बेच देते हैं, और बच्चे को फिर आप डॉक्टर बना लेते हैं। इस किस्म का जो प्रोफेशन है ना, वो बिल्कुल नहीं अडॉप्ट करना चाहिए जब आपकी कैपेसिटी ना हो, और आप बियॉन्ड कैपेसिटी जाकर नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये है ज़्यादा अच्छा विजन है और देखने के ऊपर वो ज़्यादा बिलीव रखते हैं, उनको फिर सर्जरी की तरफ जाना चाहिए। और साथ में जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो लोग जाते हैं जिनको थोड़ा सा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की तरफ थोड़ा उनका एप्टीट्यूड होता है, क्योंकि फिजिशियन भी आसान जॉब है, सर्जरी भी आसान जॉब है, लेकिन जब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ना, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है, और मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन, वो बहुत वास्ट फील्ड हो चुका है और बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है, और उसमें बड़े मसाइल होते हैं। इसलिए मशीन से काम लेना बड़ा आसान होता है, आप इसमें एक प्रोग्राम फीड करते हैं, उसके मुताबिक चलता है। इंसानों से काम लेना सबसे मुश्किल काम है, और जो डॉक्टरों की एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसको
आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, वो एक बहुत मुश्किल और कठिन मरला है। अच्छा ये बताएं, आखिरी क्वेश्चन है, छोटा सा आपने जवाब देना मुख्तसर, कि कब हमारा जो है पंजाब में ख़ास तौर पर मरीज़ को जो है उसकी जो उसकी देखभाल है या उसका जो ट्रीटमेंट है सरकारी हॉस्पिटल्स में ख़ास तौर पर जो है वो वाकई ही मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है मिलना शुरू हो जाएगा, कब और कैसे? देखिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक लाने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बेहतर होना चाहिए। हमारे ज़्यादातर जो हॉस्पिटल बने हुए हैं, जो मेगा हॉस्पिटल्स हैं, वो बहुत पुराने हो चुके हैं, उनका बिल्डिंग्स बहुत पुरानी हो गई हैं, कहीं सीपेज का इशू है, कहीं कोई और मसला है। तो सबसे पहले तो बिल्डिंग को रीस्ट्रक्चर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरे नंबर पे ये है कि मेडिसिन में टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से आ रही होती है। दुनिया के अंदर 2-3 साल के बाद, 4 साल बाद वो मशीनरी आउटडेट हो जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमें उसी मशीन के साथ चलना पड़ता है। तो दूसरे नंबर पे ये है कि आपको लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ अपने जो हॉस्पिटल्स हैं उनको मज़ीद इक्विप करना होगा। तीसरे नंबर पे ये है कि आपको पता है कि एथिक्स इस वक्त इमर्जिंग स्पेशलिटी है, एक इमर्जिंग इशू है, और बाहर के मुल्कों में भी डॉक्टर्स को एथिक्स की बहुत ज़्यादा स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। तो मेरे ख्याल में क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ है, उनको मेडिकल एथिक्स के भी स्पेशल लेक्चर्स दिए जाएँ, उनको उसकी ट्रेनिंग दी जाए, ताकि नतीजतन ना सिर्फ बिल्डिंग अच्छी हो, उसका इक्विपमेंट अच्छा हो, बल्कि जो रवैये हैं इंसानों के साथ, जो इलाज के दरमियान लोगों के साथ अखलाकियात से पेश आना है, उसके बारे में भी उनको ट्रेनिंग दी जाए ताकि हमारा माहौल बेहतर हो। ये डॉक्टर साहब बताइए, वो ये कौन लोग हैं जो अपना बिल्डिंग्स और ब्लॉक्स तो बनाते जा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो है इक्विपमेंट्स नहीं है, इक्विपमेंट्स को उन्होंने कभी भी जो है ना इतनी अहमियत नहीं दी। जैसे मैंने हॉस्पिटल में देखा है, हर दूसरे दिन, हर तीसरे साल जो हम देखते हैं छोटे छोटे ब्लॉक्स बना रहे हैं, बड़े बड़े यूनिट्स बना रहे हैं, लेकिन वहाँ पे ना तो आपको ये जो होती हैं अपना मशीनें हैं, एक्सरे मशीनें हैं, ये मिलती हैं, उसके अलावा फिर और दीगर जो इसके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ख़ास तौर पे वेंटिलेटर्स तो बिल्कुल मौजूद नहीं होता। क्या फ़ायदा ऐसी ब्लॉक्स का, ऐसी बिल्डिंग्स का कि आपके पास जो वेंटिलेटर है वो तो मौजूद नहीं, लेकिन आप अरबों करोड़ों रुपए की जो है बिल्डिंग्स बनाते जा रहे हैं। ये कौन लोग हैं? देखिए, इसमें जैसे ही एक नया हॉस्पिटल बनता है उसमें बाकायदा एक प्लानिंग होती है, उसमें बिल्डिंग कंपोनेंट बनाया जाता है, इक्विपमेंट कंपोनेंट बनाया जाता है, उसके प्रोपोर्शनेट जो आईसीयू का है वो बनाया जाता है, फिर जितने भी उसका स्टैंडर्ड साइज़ है उसके मुताबिक जितने वेंटिलेटर्स की या डिफिब्रिलेटर की ज़रूरत है वो उसके अंदर प्लान के अंदर रखा जाता है। लेकिन प्रॉब्लम उस वक्त होती है जब एक्सटेंशंस होती हैं। जैसे मेयो हॉस्पिटल जब बना था तो शायद ये 200 बेड के लिए बना, लेकिन आज उसके अंदर 2500 के करीब मरीज़ आ रहा है। उसकी बिल्डिंग का वॉल्यूम उस तरह से एक्सपेंड नहीं हो सका, लेकिन पेशेंट का वॉल्यूम उससे बहुत ज़्यादा हो गया है। एक टाइम पे अगर आप मेयो हॉस्पिटल की बात कर लेना तो कमो बेश उधर एडमिशन, उधर के एम्प्लॉयज़, उधर के आने जाने वाले लोग कमो बेश 50,000 के करीब उसके अंदर होते हैं। ये एक अच्छे खासे छोटे छोटे शहरों की आबादी होती है। इसी तरह से जो बड़े हॉस्पिटल हैं उसमें भी यही हाल है। तो जब उनमें इजाफा होता है तो अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो उस तरह से हम अपडेट नहीं कर पाते, जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो कम होते हैं और जो हमें फैसिलिटीज़ चाहिए, तो बाद में हमें लगता है कि कुछ मिसमैच हो गया है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हर साल हमें रिव्यू भी कर लेना चाहिए, जो कमी हो उसको पॉइंट आउट करना चाहिए और जो फाइनेंस है उधर डाइवर्ट करने चाहिए ताकि पेशेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं वो बेहतर से बेहतर हो सके। नाज़रीन, ये थे डॉक्टर मसूद अख्तर शेख साहब, बहुत ही मंजे हुए डॉक्टर हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड्स पे इनका एक वसी तजर्बा है, लेकिन हमने इनसे डॉक्टर्स के मसाइल के बारे में बात की और जो मरीज़ हैं उनके जो मसाइल हैं उनके ऊपर भी बात की। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया तो उसे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं आपका हो जहांगीर याद आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।